ताकि बाद में किसी को कोई दिक्कत हो तो देख सकता है रिकॉर्डिंग। ठीक है भाई। अपने को आज क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ने से पहले हम लोगों को उसके कुछ कुछ टर्म्स अपने को समझना पड़ेगा। क्या क्या टर्म्स समझना पड़ेगा? अपने को समझना पड़ेगा कि पहला, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम क्या होता है। ठीक है भाई। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम क्या होता है। सेकंड चीज, हम लोग को पढ़ना पड़ेगा टेन्योर का मतलब क्या होता है। टेन्योर का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई। थर्ड, अपने को पढ़ना पड़ेगा कि पॉलिसी अमाउंट क्या होता है। पॉलिसी अमाउंट क्या होता है वो अपने को देखना पड़ेगा। चौथा चीज जो अपने को देखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सरेंडर्ड वैल्यू क्या होता है। सरेंडर्ड वैल्यू क्या होता है। एंड लास्ट, जो फिफ्थ टर्म अपने को समझना पड़ेगा, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है। मैच ठीक है भाई। ये पांच टर्म्स अपने को समझने पड़ेंगे तो जाके हम इसका डिटेल समझ पाएंगे। ठीक है। ये पांच टर्म्स को मैं छोटे शॉर्ट में समझा देता हूँ। ठीक। मान लो कि मेरे पास एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी का टेन्योर है 5 साल के लिए। कितने साल का टेन्योर है? 5 इयर्स का। ठीक है सर। 5 इयर्स का टेन्योर है। जैसे मान लो मेरा एक बिजनेस है जहाँ पे तीन पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। तीन पार्टनर। हमने क्या किया, इन तीनों पार्टनर की लाइफ का पॉलिसी ले लिया। हमने इन तीनों पार्टनर के लाइफ का जॉइंटली जॉइंटली क्या वर्ड यूज किया मैंने? जॉइंटली। हमने जॉइंटली एक पॉलिसी ले ली। ये पॉलिसी करती क्या है? ये पॉलिसी करती क्या है? ये पॉलिसी ये करती है कि हमें 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपए का पॉलिसी है और उसका टेन्योर, टेन्योर कितने साल का है? 5 इयर्स का। उसका टेन्योर है 5 इयर्स। मतलब हम हर साल कुछ ना कुछ पैसा बटाते जाएंगे और 5 साल बाद हमको 3 लाख रुपया मिल जाएगा इकट्ठा। दीज आर पार्टनर्स। ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में, ये मेरा फर्स्ट ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर की एंड में मैंने कुछ पैसा पटाया। कितना पैसा पटा दिया मैंने? मान के चलते हैं 60,000 रुपीज मैंने पटा दिया फर्स्ट ईयर के एंड में। ठीक है। दिस 60,000 इज कॉल्ड जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम हम पटा रहे हैं। ठीक है भाई। फिर मैंने सेकेंड ईयर के एंड में भी 60,000 पटाया। ओके। फिर मैंने थर्ड ईयर के एंड में भी 60,000 पटाया। ठीक है। फिर मैंने फोर्थ ईयर के एंड में भी 60,000 पटा दिया। ठीक है। फिर मैंने फिफ्थ ईयर के एंड में भी 50,000, 60,000 पटा दिया मान के चलते। ठीक है भाई। ये सारे पैसे को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट लाइफ इन पॉलिसी का प्रीमियम। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है सर। इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। उसके बाद ये जो होता है, ये ये जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पीरियड है, 5 साल का पीरियड है, दिस 5 साल का पीरियड इज कॉल्ड टेन्योर। इसे क्या बोला जाता है? टेन्योर। इसे टेन्योर कहा जाता है। ओके सर, इसे टेन्योर कहा जाता है। 5 साल के बाद जब हमें मनी रिसीव होगा, कितना मनी रिसीव होगा? 3 लाख रुपया। तो आफ्टर
5 years जो हमको पैसे मिलते हैं, वो हमको क्या बोला जाता है, उसे मैच्योरिटी अमाउंट, उसे मैच्योरिटी अमाउंट कहा जाता है। एंड दैट इज फॉर ₹3 लाख। ओके सर, 3 लाख रुपए का अमाउंट हमको 5 साल के बाद मिल जाएगा। ठीक है सर। अब अब जो क्या अपने को समझना है वो है कि हमने देख लिया भाई, पॉलिसी अमाउंट क्या होता है। दिस 3 लाख इज कॉल्ड पॉलिसी अमाउंट। ये 3 लाख को हम क्या बोला जाता है, ये पॉलिसी अमाउंट कहा जाता है। जो हम हर साल पटाते हैं उसे हम पॉलिसी का प्रीमियम कहते हैं। ठीक है। टेन्योर क्या होता है वो हमने समझ लिया। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है वो हमने समझ लिया। एक और वर्ड हमको समझना है, दैट इज सरेंडर वैल्यू। मान लो मान लो बीच में कभी कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाए फॉर्म का। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे आके मेरे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, मतलब कुछ एडमिशन हो गया या फिर किसी का रिटायरमेंट हो गया। ठीक है। पहले पॉलिसी कितने लोगों के नाम पे था, 3 लोगों के नाम पे था, ए, बी एंड सी। ठीक है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया है तो मतलब अब पॉलिसी या फिर 4 लोगों के बीच में होगा, क्योंकि अगर एडमिशन का केस है तो, और अगर रिटायरमेंट का केस है तो 2 लोगों के बीच में होगा। तो हमें ओल्ड पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा। हमको ओल्ड पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। और सरेंडर करेंगे और न्यू पॉलिसी ले लेंगे। ठीक है। या फिर कैश ले लेंगे या फिर न्यू पॉलिसी ले लेंगे। ठीक है। जब कभी भी हम चीज़ें सरेंडर करते हैं, जब हम यहाँ पे आके सरेंडर किए, तो हम यहाँ तक कितना पैसा पे कर चुके हैं, 60,000, 60,000 एंड 60,000, 3 इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दिया है। दैट इज 1,80,000 हम पे कर चुके हैं। बट जो सरेंडर वैल्यू होता है वो अप्रोक्स 70% होता है जितना तुमने पेमेंट किया है। मतलब तुमने 1,80,000 पटाया है तो सरेंडर वैल्यू होगा 70% ऑफ 1,80,000 रुपये। ये अप्रोक्स, ये जरूरी नहीं है हमको पढ़ना, ये एग्जाम में क्वेश्चंस में दिए हुए होते हैं कि सरेंडर वैल्यू कितना है। ये तो मैंने जस्ट फॉर जनरल नॉलेज तुमको बता दिया है। ठीक है भाई। एक और रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट रिकॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड डेथ। इन केस ऑफ डेथ, मान लो यहाँ पे आके मेरा एक पार्टनर का डेथ हो जाता है। जब कभी भी डेथ हो जाता है तो हमें मैच्योरिटी हो जाता है, पैसा क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तब सरेंडर नहीं होता, तब वो मैच्योर हो जाता है, क्योंकि ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। अगर पार्टनर का लाइफ ही नहीं बचा तो इस पॉलिसी का मतलब ही नहीं है। ठीक है भाई। तो हमने क्या क्या चीजें समझ ली है पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये समझा कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर हैं और उनके लाइफ का पॉलिसी हम जॉइंटली ले लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है। पॉलिसी अमाउंट हमें शुरू में ही पता होता है, टेन्योर भी हमें शुरू में पता होता है। हर साल पेमेंट करने वाले पैसे को हम प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है। लास्ट में मैच्योरिटी में पैसा मिलने वाले को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट बोलते हैं। और बीच में अगर एडमिशन या रिटायरमेंट हो रहा होता है तो हमें ओल्ड पॉलिसी को क्या करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। और सरेंडर हम दो केस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम ओल्ड पॉलिसी का पैसा ले लें, ठीक है, या फिर हम न्यू पॉलिसी बना ले, ओल्ड को कैंसिल करके न्यू पॉलिसी बना ले, पैसा ना ले। चलो ठीक है। अब इस पूरे सिनेरियो में मेरे पास एक क्वेश्चन उठता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि भाई पैसा, मनी कब रिसीव होता है? फुल मनी, ऐसा अब लिख देते हैं, फुल मनी कब रिसीव होता है? कब रिसीव होता है, बता सकते हैं क्या? रिसीव होता है, फुल मनी कब रिसीव होता है? दो केस में होता है। कौन कौन से दो केस में होता है? पहला केस क्या होता है, अगर हमारा टेन्योर फिनिश हो गया है, अगर हमारा टेन्योर फिनिश हो गया है तो हमको पूरा पैसा मिल जाएगा। सेकंड, अगर हमारा किसी एक पार्टनर का डेथ, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी वन पार्टनर, किसी एक पार्टनर का डेथ हो जाए या एक से ज़्यादा पार्टनर का डेथ हो जाए तो उस केस में हमें फुल पैसे मिलते हैं, फुल पैसे, आधा पैसा नहीं, पूरा पैसा। ठीक है भाई, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर वन। अब सेकंड क्वेश्चन ये है मेरे पास कि भाई हमको सरेंडर वैल्यू, मतलब सरेंडर वैल्यू, सरेंडर मनी कब मिलता है? सेकंड क्वेश्चन ये है, सरेंडर मनी कब रिसीव होता है? तो उस केस में भी दो सिनेरियो है जब हमें सरेंडर वैल्यू रिसीव होता है। पहला सिनेरियो ये है कि अगर एडमिशन एडमिशन या रिटायरमेंट हो रहा हो बीच में, कभी भी टेन्योर के पहले। सेकंड सेकंड सिनेरियो ये है कि हम पॉलिसी को बीच में ही, पॉलिसी ब्रोक्ड इन बिटवीन, बीच में ही हम पॉलिसी को तोड़ दें ड्यू टू पॉलिसी में मजा नहीं आ रहा है या कुछ कुछ ऐसे केस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ये सरेंडर वैल्यू होता है, दैट सरेंडर वैल्यू, दिस सरेंडर वैल्यू इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेड अमाउंट। जितना तुम पेमेंट किए हुए हो उससे हमेशा क्या होता है, ये कम होता है। ठीक है सर, ये बात तो हम समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अपने को नेक्स्ट समझने वाला बात है वो है रिकॉर्डिंग। हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को? ठीक है सर, वो बता दो। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की रिकॉर्डिंग कैसे होती है? ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड करने के टोटल तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला, मेथड नंबर वन में तुमको बता देता हूँ। मेथड वन ये है कि तुम जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम है, उस प्रीमियम को तुम ट्रीट करो, ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस, उसे तुम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो। ठीक है सर, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करने का क्या मतलब होता है? नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड, कोई भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट हम मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है सर, तो उस सिनेरियो में क्या क्या केस हम लोग को देखने पड़ेंगे? मान लो मैंने फर्स्ट ईयर में जो प्रीमियम पटाया था, वो फर्स्ट ईयर में प्रीमियम पटाने का एंट्री क्या मारूंगा? उसका एंट्री में मार के चलूंगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का पेमेंट? 60,000 रुपये का पेमेंट। ठीक है सर, वैसे ही मैं सेकेंड ईयर में क्या एंट्री मार के चलूंगा? सर सेकेंड ईयर में भी सेम एंट्री मारेंगे, कोई अलग नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही थर्ड ईयर में क्या एंट्री मार के चलूंगा? सर थर्ड ईयर में भी सेम एंट्री मारेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करके चल रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही सो ऑन, अगर मैं फिफ्थ ईयर में पूछूं
तो फिफ्थ ईयर में भी तुम बोलोगे सर सेम टू सेम एंट्री मार के चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाएगी, जब तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछ दूंगा। अब मेरे से क्वेश्चन ये उठता है कि क्या क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट्स में खड़ा होगा, एसेट्स में खड़ा होगा? तो तो आंसर माइनस। है ना। कृपया माइक बंद कर दीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास। ठीक, ओके। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या एसेट्स में खड़ा होगा? तो मेरा आंसर है नो, ये एसेट्स में खड़ा नहीं होगा। क्यों खड़ा नहीं होगा? बिकॉज जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हमने एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया है, और एक्सपेंस की तरह ट्रीट करने की वजह से वो पी एंड एल अकाउंट में चला गया है, वो एसेट्स अकाउंट में नहीं गया है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सबको समझ में आ गया है। तो पहला मेथड ये है कि हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करें। एक्सपेंस की तरह ट्रीट करने से फायदा ये है कि वो एसेट्स में खड़ा नहीं होएगा, क्योंकि वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जा चुका है, और वो कहाँ पे चले जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में चला जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर टू। मेथड नंबर टू क्या बोलता है कि तुम जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ट्रीट करो एज एन एसेट। अच्छा, मतलब कि तुम जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मेंटेन करो, अकाउंट मेंटेन करो, मेंटेन करो और उसे ट्रीट करो एज एन एसेट, उसे एज एन एसेट ट्रीट करने का है। ठीक है सर, और इसमें क्या फायदा है, जब तुम एज एन एसेट ट्रीट करते हो तब तुमको ऑलवेज, हमें उसे क्या करना पड़ता है, ऑलवेज रिकॉर्ड इट एट सरेंडर वैल्यू, हमें उसे सरेंडर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है सर, क्या सर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो क्या? बिल्कुल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसके थ्रू समझा देता हूँ। अगर तुम लोगों को मजा आएगा तो बाद में मेरे को रिमार्क दे देने का। ठीक है, मान लो मैंने 5 साल ले लिया, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर और ये फिफ्थ ईयर। ठीक है सर, हम हर साल 60,000 रुपये पटा रहे हैं, यही मेरा शुरू से एग्जाम्पल चल रहा है। हम हर साल 60,000 रुपये पटा रहे हैं। ठीक है सर, आप हर साल 60,000 रुपये पटा रहे हो। हर साल 60,000 को पटाने वाले को हम क्या बोलते हैं सर? इसे हम प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है सर, अगर मैं हर साल का सरेंडर वैल्यू भी तुम्हें दे दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ना। शुरू के 1 साल में सरेंडर वैल्यू मान के चलते हैं जीरो है, मतलब पहले साल के अंत में कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं है। ठीक है सर, सेकेंड ईयर के एंड में मेरे पास सरेंडर वैल्यू है, मान के चलते हैं 80,000 का सरेंडर वैल्यू है। देखो मैंने पटा तो दिया है 1,20,000, पर मैंने पहले ही कहा था कि सरेंडर वैल्यू पेमेंट अमाउंट से छोटा होता है। थर्ड ईयर में मान के चलते हैं मेरा सरेंडर वैल्यू है 1,20,000। फोर्थ ईयर में मान के चलते हैं मेरा सरेंडर वैल्यू है 1,80,000। और फिफ्थ ईयर में मान के चलते हैं मेरा सरेंडर वैल्यू है 2 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं फिफ्थ ईयर में सरेंडर वैल्यू तो पहली बात आवेगा ही नहीं, क्योंकि फिफ्थ ईयर में तो आ जाता है मैच्योरिटी वैल्यू। ओके सर जी, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई अगर मान लो मैं फर्स्ट ईयर की एंड में सरेंडर कर देता हूँ अपने पॉलिसी को, तो जो मैंने 60,000 पटाया है वो पूरा डूब गया, मेरे को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैं सेकेंड ईयर में सरेंडर कर देता हूँ तो मैंने जो 1,20,000 पटाया है उसके बदले मेरे को सिर्फ 80,000 मिलेगा।
थर्ड ईयर में सरेंडर करता हूँ तो 1,20,000 मिलेगा, और फोर्थ ईयर में सरेंडर करता हूँ तो 1,80,000 रुपये मेरे को मिल के चलेगा। ठीक है। अगर मैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, तो कैसे अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा? JLP अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये JLP अकाउंट कौन से नेचर का होगा? सर ये एसेट नेचर का होगा। ठीक है सर जी। इसमें मेरे को एंट्री कैसे माननी पड़ेगी? सर पहले साल में आपने पेमेंट किया तो फर्स्ट ईयर में आपने पेमेंट किया तो टू बैंक लिख दो। ओके सर। कितने का पेमेंट किया था? 60,000। ठीक है सर। अब मैं पूछूंगा सर पहले साल में मेरा सरेंडर वैल्यू कितना है? सर जीरो है। तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन जो मेरे पास बचेगा वो जीरो बचेगा, क्योंकि कैरिड डाउन हमेशा सरेंडर वैल्यू पे होता है। ठीक है। तो सर अगर कैरिड डाउन जीरो है तो बैलेंस को मैं कहाँ पे भेजूं मैच करने के लिए? तो बैलेंस को हमें कहाँ पे भेजना पड़ेगा? बाई P&L अकाउंट में भेजना पड़ेगा 60,000 रुपये को। ओके सर, ये पहला साल मेरा क्या हो गया? मैच हो गया। ठीक है सर। फिर सेकेंड ईयर का क्या कहानी है सर? सेकेंड ईयर में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा जीरो। फिर हमने सेकेंड ईयर में भी टू बैंक पेमेंट किया है, तो बैंक हमने कितने का पेमेंट किया है सर सेकेंड ईयर में? 60,000 का। ठीक है। बाई बैलेंस कैरिड डाउन मेरे को सेकेंड ईयर में कितना बनाना है सर? सरेंडर वैल्यू देखो कितने का है, 80,000 का सरेंडर वैल्यू है। ठीक है सर। अगर 80,000 का सरेंडर वैल्यू है तो सर हमें यहाँ पे टू P&L अकाउंट नोट करना पड़ेगा 20,000 से, तब जाके मेरा अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। अब थर्ड ईयर की बात करूँगा तो थर्ड ईयर में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। कितने का ब्रॉड डाउन आ जाएगा? 80,000 का सर। अब हमने क्या किया है? टू बैंक पेमेंट भी किया हुआ है। तीसरे साल में हमने 60,000 पटाया है, तो टोटल कितना हो गया? 140। बट बाई बैलेंस कैरिड डाउन मेरे को कितना लिखना है? थर्ड ईयर का सरेंडर वैल्यू कितना है? 1,20,000 रुपये। तो मैंने क्या किया? सरेंडर वैल्यू पे नोट कर दिया 1,20,000 रुपये। सर डिफरेंस को कहाँ पे डालेंगे? डिफरेंस को बाई P&L अकाउंट में डालना पड़ेगा 20,000 रुपीज। ये ऐसा ही काम करके हम चलेंगे। ठीक है। सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हर साल हमारे बैलेंस शीट में जो ये सरेंडर वैल्यू है, ये हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख रहा होगा। ये जो बैलेंस शीट में एसेट साइड ये वैल्यू मेरे को दिख रहा होगा। ठीक है सर। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये मेरे को दिख रहा होगा। मतलब जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में जो JLP अकाउंट है वो हमारे को एसेट की तरह ट्रीट करना है, और ये एसेट की तरह हमारे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते रहता है। ठीक है। बट इसमें हम लोगों को ये याद रखना है कि जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा वो सरेंडर वैल्यू पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है सर, सरेंडर वैल्यू पे रिफ्लेक्ट करेगा। एक मेथड और होता है जो कि उतना कुछ खास फेमस मेथड नहीं होता, बट स्टिल हमारे बुक में दिया है तो उसको भी मैं बता ही देता हूँ। मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 में क्या होता है कि हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मेंटेन करना है, जैसे हम मेथड नंबर 2 में करते हैं, मेंटेन करना है। एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व्स भी मेंटेन करके चलना है। रिजर्व्स भी मेंटेन करके चलना है। ठीक है सर। रिजर्व्स कितना मेंटेन करके चलना है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व्स जो होगा वो इक्वल होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट के बैलेंस से। ठीक है। जैसे पहले साल में अगर मैं ऊपर जाके देखूं तो पहले साल में मेरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस कितना था? जीरो था। तो मेरा रिजर्व्स भी कितना होगा? जीरो होगा।
सेकेंड ईयर में मेरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट कितना था? 80,000 रुपये था। तो मेरा रिजर्व्स भी कितने का बनेगा? 80,000 का बनेगा। थर्ड ईयर में मेरे पास कितने का बैलेंस था? 1,20 का। जो मेरा रिजर्व्स बनेगा वो भी 1,20 का बन के चलेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर में जो JLP रिजर्व्स होगा वो रिजर्व्स क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है। सेकेंड ईयर में जो मेरे पास JLP रिजर्व्स होगा वो कितने का होगा? 80,000 का। और थर्ड ईयर में जो मेरे पास JLP रिजर्व्स होगा वो कितने का होगा? 1,20,000 का। लिख भी देता हूँ, रेफर कैलकुलेशन अबव। ऊपर का कैलकुलेशन रेफर करके चलेंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि मैंने रिजर्व्स कहाँ से निकाला है। ठीक है। सर ये रिजर्व्स हम बनाएंगे कैसे? तो ये रिजर्व्स बनाने का जर्नल एंट्री होती है कि भाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। जो भी P&L अप्रोप्रिएशन होगा तुम्हारा उसको हम डेबिट करके चलेंगे। ठीक है। टू JLP रिजर्व्स। JLP रिजर्व्स हम कहाँ से क्रिएट करके चलेंगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिजर्व्स क्रिएट करके चलेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है।